डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे लेखन कला में मेसोपोटामिया का विकास कैसे हुआ। दो नदियाँ और दो नदियों में दजला और फरात के मध्य यूनानी भाषा का शब्द। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये सर्वश्रेष्ठ क्यों थी, क्या कारण था जिसके कारण इसका ही विकास हुआ, अन्य प्रकार की सभ्यताओं का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। अन्य प्रकार की सभ्यताएं जो थी, अन्य प्रकार के जो लोग थे या दूसरे राज्यों में जो मानव रहता था, उस मानव का शहरों की ओर पलायन क्यों नहीं हुआ, शहरीकरण की प्रवृत्ति उस दौरान क्यों नहीं बढ़ी। इसका मुख्य जो कारण है शहरों में, तो वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अपनी संपन्नता के कारण, संपन्नता का मतलब उसके पास आर्थिक संसाधन ज्यादा थे, और आर्थिक संसाधन का मुख्य कारण यदि बात करें हम, तो ये कृषि कार्य और पशुपालन पर विशेष ध्यान देते थे। हमारे शास्त्रों में यह बात लिखी भी हुई है, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अधम चाकरी, निरक्षण, है ना। उत्तम खेती, सबसे सर्वश्रेष्ठ इन्होंने खेती को माना है। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो कृषि पर आधारित थी, और कृषि पर आधारित इसलिए थी कि पानी की जो व्यवस्था थी वो आराम से हो जाती थी। कैसे होती थी? क्योंकि दो नदियां जो थी ना, इसका उत्तर का जो भाग है वो पहाड़ी है, और दक्षिण का जो भाग, क्योंकि पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, और दक्षिण का भाग है वो मरुस्थली है, ठीक है। और मरुस्थली जो भाग है, ये मरुस्थली भाग दक्षिण में जाकर, और जो नदियां हैं इस नदियों की में क्या आती है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। और नदियों में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी जब सूखता है ना, जब बाढ़ का पानी सूखता है तो सूखने के बाद इनके द्वारा खेती की जाती थी, जिसमें गेहूं है, जौ है, मटर है, अरहर है, इन प्रकार की खेती होती थी। और इन खेती के अलावा, उस दौरान लोग खेती के बारे में कम जानते थे, इस खेती के अलावा ये पशुपालन पर विशेष ध्यान देते थे, जिससे इसे सस्ती दर पर पशुपालन में इसको दूध मिल जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन के साधन उपलब्ध हो जाते थे। इसके अलावा आप बात करें, मांस इनको मिल जाता था, है ना। और इसके अलावा पशुओं से ये अपनी सिंचाई का जो कार्य था, खेती का जो कार्य था, वो भी आराम से करते थे। इसलिए ये क्या थे, संपन्न थे, समृद्धशाली थे। और इतना ही नहीं, उस टाइम ये इतिहास लिखना जान चुके थे, उस टाइम ये भूगोल का ज्ञान इनको था, नदियों का प्रवाह तंत्र के बारे में ये जानते थे। इसके अलावा वर्तमान में जो दिन है, उस कितने समय में को कितने बजे सूर्य उदय होगा, कितने बजे सूर्यास्त होगा, है ना, ये वर्तमान समय की बात कर रहे हैं हम। तो वर्तमान समय में सूर्य उदय, सूर्यास्त होने का जो समय है, सर्दी कब आएगी, गर्मी की ऋतु कब होगी, बसंत ऋतु कब आएगी, इन सब का इसे पता था। खगोल विद्या का ये जानकार थे, गणित का ये जानकार थे, और समृद्धशाली साहित्यों का विमोचन ये कर चुके थे। यानी लेखन कला में इनका विकास हो चुका था, लेखनी इनकी अच्छी थी। लेखन कला में ये नहीं, इतिहास और साहित्य इनके द्वारा लिखा जाने लगा था, और खगोल विद्या के कारण इन मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व में सर्वश्रेष्ठ रही। यानी अन्य सभ्यताओं की तुलना में सर्वश्रेष्ठ रहने का मुख्य जो कारण है वो है इनकी संपन्नता, और संपन्नता का मुख्य कारण था इनकी खेती, और खेती के साथ ही साथ इनका पशुपालन, और इन पर ये विशेष ध्यान देते थे। पानी की इनके पास समस्या नहीं थी, क्योंकि दो नदियों के बीच में बसा हुआ शहर था, और दोनों नदियों की बात करें तो दक्षिण का जो भाग था वो रेगिस्तान था, और रेगिस्तान में भी उपजाऊ मिट्टी थी, इसलिए अनाज का उत्पादन सर्वाधिक होता था। ये साहित्यों का जानकार थे, गणित और खगोल शास्त्र को भी जानते थे। अब हम बात करते हैं कि आपने ये पढ़ा कि ये जो दो नदियां हैं, दजला और फरात, है ना, दजला और फरात की बात करें तो दोनों नदियों के बीच में स्थित है, इसलिए एक तो इसके उत्तर का भाग होगा, है ना, और एक होगा इसके दक्षिण का भाग। एक उत्तरी भाग हो गया और एक दक्षिणी भाग हो गया। मानचित्र आप देखते हैं, मानचित्र में तो एक उत्तर है, एक दक्षिण है, एक पूर्व है, एक पश्चिम है, चार दिशाएं होती है ना। तो उत्तर पूर्वी जो भाग है ना, ये उत्तर पूर्वी भाग है, ये सर्वश्रेष्ठ और समृद्धशाली भाग था। वर्तमान में इसको हम कह सकते हैं इराक राज्य, ईरान राज्य,
ईरान में उस दौरान जो मिस्र के साथ इनके संबंध थे और मिस्र के राजाओं को फरा कहा जाता था। और जो ये उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में स्टेपी घास के मैदान देखने को मिलते हैं। मेसोपोटामिया में प्रश्न आता है कई बार, स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ देखने को मिले हैं? तो स्टेपी घास के मैदान मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखने को मिले हैं, या दूसरे शब्दों में मेसोपोटामिया की सभ्यता में स्टेपी घास के मैदान, उत्तरी पूर्वी जो इलाका था पूरा का पूरा स्टेपी, जहां से पशुपालन आराम से होता था, पशुपालन ज्यादा होता था और ज्यादा दूध वाले पशु ये पालते थे। बात करते हैं शहरीकरण की। तो शहरीकरण होता क्या है भाई? किस जगह को आप शहरी सिटीजन कहेंगे, है ना, सिटी। तो शहरों के विकास की बात करें तो जहां श्रम का विभाजन होता है, श्रम का विभाजन होता है और एक जगह की जनसंख्या जो घनत्व है वो ज्यादा होता है, ऐसे क्षेत्र को आप शहरीकरण के नाम से जानते हैं। क्या है शहरीकरण? कि जहां का जन घनत्व ज्यादा होता है और श्रम का विभाजन होता हो, ऐसी व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं? शहरीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो शहरीकरण है, इसमें ये दो चीजें आपने देखी, एक तो जनसंख्या घनत्व है, क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा श्रम का विभाजन। नंबर 2 इसमें शहरों में क्या होता है भाई? श्रम का विभाजन होता है। जैसे अलग अलग व्यक्तियों के कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? जनघनत्व तो आप समझ गए, जनसंख्या ज्यादा होती है, और जनसंख्या कम होती है तो शहरों में आपको क्या मिलेंगे भाई? उद्योग मिलेंगे। शहरों में क्या मिलेंगे? उद्योग मिलेंगे आपको। शहरीकरण के फायदे क्या है शहरों में रहने के? एक तो सुख सुविधाएं ज्यादा होंगी शहरों में, पहला काम है ना। शहरों में लोग ज्यादा रहना चाहेंगे, इसका कारण है सुख सुविधाएं ज्यादा होंगी, जैसे बिजली है, पानी है, 24 घंटे रहती है, 24 आवर रहती है, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था उसके पास होती है, कहीं आवागमन के साधन वहाँ ज़्यादा होते हैं, जो भी चीज़ इनको चाहिए वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ये तो है शहरीकरण। अब शहरीकरण में अलग अलग आदमी अलग अलग काम करते हैं, अर्थात श्रम का विभाजन होता है। जैसे बात करते हैं हम, आपकी किताब में दे रखा है मूर्तिकार, एक उदाहरण करते हैं, मूर्तिकार की बात करते हैं। मूर्तिकार है वो क्या काम करेगा? मूर्तियां बनाएगा। मूर्तिकार को मूर्ति बनाने का काम करना है। इसमें दो चीजें हैं। पहली तो उसको बनाने के लिए चाहिए पत्थर और चाहिए उसको औजार। तो औजार वो स्वयं नहीं बनाएगा, वो किसी से क्रय करेगा, औजार खरीदेगा, लेकिन एक बार खरीद लेगा औजार तो। लेकिन पत्थर तो उसे प्रत्येक बार चाहिए। जब भी कोई नई मूर्ति बनानी है तो पत्थर चाहिए उसको। कोई भी मूर्ति का निर्माण करना तो उसको किसकी आवश्यकता होगी? पत्थर की आवश्यकता महसूस होगी, या यूं कहे पत्थर उसको चाहिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पत्थर की। तो पत्थर उपलब्ध करवाने वाला कोई और है, दूसरा आदमी उसको, जैसे ए आदमी है, इसे पत्थर उपलब्ध करवाएगा। बी आदमी है, मूर्तिकार को कह देते हैं, तो बी आदमी जो है ये मूर्ति बनाएगा। और इसके बाद में सी आदमी है, इस मूर्तियों को बाजार में थोक विक्रेता को बेचेगा, और थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता के पास जाएंगे, खुदरा विक्रेता से पास में बाद में कोई दूसरा। तो ये क्या हो गई? एक चैन हो गई, सर्किल हो गई, एक दूसरे पर आश्रितता हो गई। यानी रॉ मटेरियल लाने का काम कोई और कर रहा है, रॉ मटेरियल को निर्मित माल के रूप में कोई और तैयार कर रहा है, निर्मित माल को बाजार तक पहुंचाने का काम, परिवहन का काम और कोई कर रहा है, और परिवहन में बेचने का काम कोई और कर रहा है ना। इस क्षेत्र को हम कहते हैं श्रम विभाजन। जैसे सुनार है, ये अपना काम करेगा, कोई डॉक्टर है वो अपना काम करेगा, अध्यापक है वो अपना काम करेगा, कोई परिवहन का काम करने वाला परिवहन का काम करेगा, बैंकिंग का काम करने वाला बैंकिंग का काम करेगा, श्रम का काम करने वाला श्रम का काम करेगा। तो उसमें क्या होता है? श्रम का विभाजन होता है, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग कार्य किए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? शहरीकरण कहते हैं।
ठीक है। शहरीकरण में आपने मूर्तिकार, और मूर्तिकार में एक तो पत्थर खरीदने वाला हो गया, पत्थर लाने वाला हो गया, दूसरा मूर्ति बनाने वाला हो गया, और तीसरा मूर्तियों को परिवहन के माध्यम से पहुंचाने वाला हो गया, और चौथा उनको बेचने। अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग कार्य किए जाते हैं। शहरीकरण के उस दौरान दो भाग थे भाई मेसोपोटामिया की सभ्यता में। एक उत्तरी भाग था जो नदियों के उत्तर में था, और दूसरा दक्षिणी भाग था जिसे हम बात करते हैं मरुस्थली भाग जो था, मरुस्थल था, और उपजाऊपन का बहुत बड़ा अंग था वो, है ना। तो दूसरे क्षेत्र की बात करें तो दो भाग थे उसमें। उत्तरी भाग को असीरिया कहते थे, उत्तरी भाग को असीरिया के नाम से जाना जाता था, और दक्षिणी जो भाग था इसका, जो सबसे ज्यादा समृद्धशाली था, है ना, वो समृद्धशाली भाग था, उसको बेबीलोनिया के नाम से जाना जाता था। और ये बेबीलोनिया जो था ये लगभग 1100 ईसा पूर्व में बना था नाम। इससे पूर्व इस नाम को सुमेर और अक्सद नाम से जाना जाता था, और इनकी जो भाषा थी वो सुमेरी थी, और सुमेरी भाषा वर्तमान में भी इराक जो क्षेत्र है, ईरान जो क्षेत्र है, ईरान क्षेत्र में वर्तमान में जो भाषा है वो सुमेरी बोली जाती है। वर्तमान संदर्भ की बात करें तो वहाँ भी इस भाषा का प्रादुर्भाव हुआ है, और ये भाषा जो है सर्वश्रेष्ठ रूप से बोली जाने वाली भाषा है। अब हम बात करते हैं जो उत्तरी भाग था उसको असीरिया, और दक्षिणी सबसे पहले जो विकास हुआ था वो किस भाग का हुआ था भाई? दक्षिणी भाग का हुआ था। इस भाग का, दक्षिणी भाग का सबसे पहले इसे सुमेर, और उसके बाद में इसको अक्सद कहा जाता था, और अक्सद के बाद में एक नया नाम बना, इसको बेबीलोनिया के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करते हैं, ये सुमेरी थी जो 2400 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर के समय भी ऐसी स्थितियां ही उसमें हुआ करती थी। ये था शहरी जीवन में इसकी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें शहरी जो भाग है वो दो भागों में किस प्रकार विभाजित था। अब हम बात करते हैं कि भाई इनका हमें पता कैसे चला कि यहां ऐसे ऐसे नाम थे, ये था, क्योंकि ये सभ्यता तो समाप्त हो चुकी है। भारत की जैसे सभ्यता कालीबंगा सभ्यता है, आहाड़ सभ्यता है, राजस्थान की बात करें तो कालीबंगा है, आहाड़ सभ्यता है, ये सभ्यता समाप्त हो चुकी है। तो इसका पता हमें कैसे चला? तो इसका पता हमें चलता है उत्खनन के दौरान, है ना। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले हैं उन अवशेषों को R36 पद्धति द्वारा इसकी जांच की जाती है कि यह सभ्यता कितनी पुरानी है। इसका एनालिसिस किया जाता है कि यह सभ्यता कितनी अधिक समय पुरानी है, और इसका प्रादुर्भाव, यहाँ कैसे कैसे शहरों का विकास हुआ था, यहाँ के राजाओं को किस नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये तो लिखित प्रणाली है, लिखित चीज़ों को आराम से पढ़ा जा सकता है। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, पुरातत्व विभाग के क्षेत्रों की शुरुआत 1840 ईस्वी में हुई थी। यानी इसका खुदाई का जो कार्य था, मेसोपोटामिया की सभ्यता की खुदाई का जो काम था वो कब से प्रारंभ हुआ था भाई? 1840 ईस्वी में इसका प्रादुर्भाव हुआ था, है ना। ईस्वी में इसकी खुदाई प्रारंभ हुई थी, और खुदाई के दौरान हमें इमारतें मिली। खुदाई के दौरान हमें क्या मिली है? इमारतें मिली हैं। इसके अलावा मूर्तियां, आभूषण, सिक्के, मुद्रा आदि का विकास हुआ है। तो हमें खुदाई का क्या हुआ? पुरातत्व विभाग सबसे पहले इमारतें। अब इमारतें मिली हैं, बड़ी बड़ी इमारतें गांव में बनेंगी कि शहरों में बनेंगी? आज के टाइम में तो इमारतें गांव में भी, लेकिन गांव की इमारतें हैं वो छिद्रित अवस्था में होती हैं। छिद्रित का मतलब अलग अलग ढाणियों में होती हैं, अलग अलग जो टुवेलें होती हैं उन पर होती हैं, जबकि शहरी जो जीवन होता है उसमें इमारतें किस पे होती हैं भाई? सटी हुई होती हैं, पास पास होती हैं, प्लॉटिंग व्यवस्था होती है। शहर में जो जीवन है वो जनघनत्व, अभी बात कर रहे थे तो जनघनत्व कम होता है, जनघनत्व ज़्यादा होता है, और जनघनत्व ज़्यादा होने के कारण यहाँ की जो सभ्यता है वो इमारतें क्या मिलेंगी? पास पास मिलेंगी। इमारतों के अलावा हमें मिला है मूर्तियां, आभूषण, कब्र। इसके अलावा हमें मिली है मूर्तियां, इसके अलावा मिले हैं आभूषण, इसके अलावा मिली हैं कब्र, इसके अलावा मिले हैं हमें सिक्के, मुद्रा। इनसे हम ये आकलन, प्रश्न आता है कई बार, 1 नंबर 2 नंबर का भी आ सकता है ये प्रश्न है कि भाई
मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी सभ्यता थी, इसका प्रमाण क्या आपके पास, कैसे? तो उत्खनन का जो कार्य किया गया, उत्खनन के कार्य के दौरान हमें इमारतें मिली, मूर्तियां मिली, आभूषण मिले, कब्र मिली, सिक्के और मुद्राएं मिली। इससे हम आकलन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो जीवन था वो शहरी जीवन था। कैसे? देखो, सबसे पहले बात करते हैं इमारतों की। तो इमारतें कैसी होंगी? शहरों में पास पास होंगी, अच्छी होंगी। उस दौरान गांव में इमारतें नहीं हुआ करती थी। दूसरी, मूर्तियां मिली हैं, तो मूर्तियां का अपार भंडार और मूर्तिकार, मूर्तियां मिली है, इसका मतलब मूर्तिकार उस दौर मूर्तियां बनाते थे। और ये मूर्तियां कहां बनाते थे? शहरों में बनाते थे। इसके अलावा हमें मिले हैं आभूषण। ये काम भी कहां होता था? शहरों में होता था। कब्रिस्तान मिले हैं, और कब्रिस्तान में बहुत सारे शवों को एक साथ दफनाया हुआ मिला है, ये काम। इसके अलावा उस दौरान हमारे यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का तात्पर्य होता है वस्तु के बदले वस्तु को खरीदना या बेचना, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। उस दौरान वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जबकि यहाँ मुद्रा का आविष्कार हो चुका था, सिक्कों का आविष्कार हो चुका था, जिसके आधार पर ये अपनी शासन व्यवस्था संचालित करते थे। इसके अलावा यदि बात करें हम, कब्रिस्तान की बात करें हम, और यूरोपियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल का जो प्रथम भाग है पुस्तक का, बाइबल जो पुस्तक है इनकी, इनमें जो प्रथम भाग जो है ओल्ड टेस्टामेंट में उल्लेख मिला है कि इनकी पुस्तक है, उसमें से सिमार का उल्लेख किया गया है। और सिमार का मतलब होता है ईंटों का शहर। सिमार का मतलब है, एक शब्द आया है इसमें बाइबल में जिसको हम कहते हैं सिमार, है ना। और ये जो सिमार है इसको हम कहते हैं ईंटों का शहर, और ईंटों का शहर कहा गया है। और ये जो ईंटों का जो शहर था, ये शहर इसका शब्द ही जैसा है। और इसके अलावा इसी भाग में एक प्रक्रिया बताई गई है, जल पलावन। क्या प्रक्रिया बताई गई है भाई? जल पलावन। अब प्रश्न आता है कई बार, जल पलावन से आप क्या समझते हैं? तो देखो, जल पलावन से क्या तात्पर्य है? जल पलावन से तात्पर्य है कि पूरी की पूरी पृथ्वी नष्ट होनी थी। संपूर्ण पृथ्वी क्या होनी थी? नष्ट होनी थी। एक तूफान आना था, बाढ़ आनी थी, भूकंप आना था, और जिसके कारण पूरी की पूरी पृथ्वी को नष्ट होना था, संपूर्ण जीवन नष्ट होने वाला था। किंतु परमेश्वर ने जल पलावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए एक व्यक्ति को चुना, और जिसका नाम था नोवा। प्रश्न आता है कई बार ये कि जल पलावन क्या है? परमेश्वर ने पूरी की पूरी सृष्टि को नष्ट किया और तूफान के कारण, लेकिन फिर भी एक आदमी को चुना कि ये आदमी क्या रहेगा भाई? जीवित रहेगा। उसका नाम क्या था भाई? नोवा था उसका नाम। नोवा मतलब जीवित रहने वाला आदमी। उस नोवा नामक व्यक्ति ने क्या किया? नोवा नामक व्यक्ति ने एक नाव बनाई, बहुत बड़ी नाव। नोवा नामक व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी नाव का निर्माण किया, और ये जो नाव थी, इस नाव में एक एक जोड़े सबके, जैसे आदमी का, पशुओं के जितने जोड़े थे, छोटे छोटे जीव जंतुओं के जितने जोड़े थे, उनको एक एक जोड़े उस नाव में बैठा लिए। एक एक जोड़े किसमें बैठा लिए? नाव में एक एक जोड़े बैठा लिए। और उसके बाद भयंकर तूफान आया, और भयंकर तूफान आने के बाद में जो नाव में बैठे थे वो तो बच गए, और पूरी की पूरी पृथ्वी है वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। पूरी की पूरी धरातल है वो समाप्त हो गया। जैसे हमारी जो काली ये आर्य सभ्यता है ना, कालीबंगा सभ्यता है, ये जो सभ्यता हमारी, जो भारत की जो सभ्यता है, ये भी उसी दौरान ऐसा माना जाता है जल पलावन के कारण पूरी की पूरी पृथ्वी नष्ट हो गई। फिर धीरे धीरे ये एक एक जोड़े से पृथ्वी का दोबारा मानव की उत्पत्ति हुई, और दोबारा से वर्तमान स्वरूप में ये नई पृथ्वी का जो स्वरूप है वो सामने आया हमारे। ये जल पलावन की प्रक्रिया थी। और जल पलावन में इस कहानी के मुख्य पात्र है जीवशूद्र और उन्तानिष्ट कहा जाता है। इनके जो मुख्य पात्र बचे थे उनको जीवाशूद्र के नाम से जाना जाता है।
ये था जल पलावन। इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसका जो दोनों ही चीजें, एक तो सिमार यानी ईंटों का शहर और दूसरा जल पलावन की प्रक्रिया, इस जल पलावन की प्रक्रिया को अधिकांश विद्वान जो हैं इसको मिथ्या मानते हैं कि ये जल पलावन कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इसकी किताब में लिखा हुआ है, इसलिए इस बात को इन्होंने माना है और इन्होंने इस बात को स्वीकार किया गया है। मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी इस बात मिलती है, इनका जो साहित्य अंकन है उसमें भी ऐसा मिलता है कि एक समय आएगा जिसमें जल पलावन की प्रक्रिया होगी और जल पलावन की प्रक्रिया के बाद ऐसी स्थिति आएगी समाज में जो चारों तरफ अव्यवस्था का माहौल होगा और चारों तरफ का माहौल है वो बिगड़ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि मेसोपोटामिया के मुख्य नगर या क्षेत्र कौन कौन से थे, है ना, मुख्य नगर कौन कौन से थे। तो मेसोपोटामिया का जो आप यदि मानचित्र देखोगे तो मानचित्र के जो किताब आपकी है उस किताब के पेज नंबर 30 पे एक मानचित्र दे रखा है। उस मानचित्र में काला सागर है, कैस्पियन सागर है, भूमध्य सागर है, लाल सागर है और फ्रांस की खाड़ी है, ईरान है, इराक जो क्षेत्र है, हम तो बात करते हैं ईरान इराक क्षेत्र, ईरान जो क्षेत्र है इसकी बात करते हैं और जो इराक क्षेत्र है इसकी बात करते हैं। तो इसमें मुख्यतः 4 बड़े नगर थे। छोटे छोटे नगरों को छोड़ दो, एक बार आप छोटे छोटों को याद करने में तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, केवल आपको कितने नगरों का नाम याद करना है, 4 बड़े नगर थे, है ना। 4 बड़े नगरों की बात करें तो सबसे पहला था इसमें मारी, एक तो मारी हो गया, दूसरा उर हो गया, एक उरूक हो गया और चौथा हो गया आपका बेबीलोनिया, बेबीलोन। ये प्रश्न आता है कई बार कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के मुख्य नगर कौन कौन से थे। तो मुख्य नगर कितने थे भाई, 4 मुख्य नगर थे, मारी, उर, उरुक और बेबीलोन। ये 4 मुख्य नगर थे जो समस्त इस सभ्यता को समायोजित कर रखा था। ये था आपका इसका प्रारंभिक भाग। अब हम कल पढ़ेंगे मेसोपोटामिया का भूगोल कैसा था, यानी भूगोल की बात करें हम तो भौगोलिक विविधता इसमें कैसी थी, कहाँ पहाड़, नदियाँ, झीलें, समतल मैदान, ये भौगोलिक रचना है जिसको हम कल पढ़ेंगे।